नमस्कार, साधना न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप सक्सेना। कोरोना काल में एक और उपचुनाव, दमोह में उपचुनाव होना है। दमोह उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दमोह पहुंचकर सभा की और जीत का दावा किया। वहीं बीजेपी के लिए जयंत मलैया परिवार कांग्रेस ज्यादा बड़ी चुनौती दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने विरोध की बातों को खारिज करते हुए कहा कि मलैया परिवार बीजेपी के साथ है और दमोह भी बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस और बीजेपी के लिए दमोह उपचुनाव जीतना बेहद अहम हो गया है। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, दमोह का जंगल। कमलनाथ की सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा पाई। मुझे उस पार्टी में नहीं रहना और अपने कैरियर को दांव पे लगा के भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हमारे साथी भाई राहुल सिंह जी, ये सारे काम हम करते रहें, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। अब दमोह के भी होंगे चुनाव और नगर पालिका नगर पंचायतों के भी होंगे। राहुल ने त्याग किया है कैरियर दांव पे लगा के। आपकी खातिर विधायकी छोड़ के आए। मेरी आपसे अपील है, राहुल को भरपूर आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। दमोह विधानसभा सीट फिर से चुनाव के लिए तैयार है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राहुल लोधी ने बड़ा उलटफेर कर यहां से तत्कालीन वित्त मंत्री जयंत मलैया को हराया था, मगर उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद यह सीट उपचुनाव के लिए तैयार है। राहुल ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, मगर इस सीट पर कांग्रेस से ज्यादा बड़ी चुनौती मलैया परिवार है, जो अंदर खाने लगातार राहुल लोधी का विरोध कर रहा है। हालांकि बीजेपी सब कुछ ऑल इज वेल होने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में चुनाव दमोह विधानसभा का लड़ा जाना है। किसने कह दिया, कब कह दिया, किससे कह दिया कि मलैया जी नाराज हैं? अभी पिछले दिनों लगातार बैठकों में, कार्यक्रमों में मार्गदर्शन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये केवल और केवल कोरी अफवाह है, अटकल है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार सींचने वाले, बढ़ाने वाले, विस्तार करने वाले, विजय दिलाने वाले आदरणीय मलैया जी रहे हैं, रहेंगे। दमोह के चुनावी दंगल में जीत दोनों ही दलों के लिए बेहद जरूरी है। दमोह फतेह करने के लिए कांग्रेस ने अजय टंडन को मैदान में उतारा है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी आज से दमोह में चुनावी जनसभा का शंखनाद कर जीत का बड़ा दावा किया है। और आज ये चुनाव में मैं तो आपसे बड़ी थोड़ी बात करने आया हूँ। ये चुनाव उपचुनाव नहीं, ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है। आप तो इस चुनाव में तय करेंगे कौन से रास्ते में जाना है, क्या हमें इस संस्कृति के रास्ते में जाना है या हमें सौदेबाजी के रास्ते में जाना है। कमलनाथ के तख्ता पलट समेत पिछले दिनों गुजरी राजनीतिक परिस्थितियों के बीच यह उपचुनाव आगामी निकाय और 2023 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर होगा। इसलिए ये महज एक उपचुनाव नहीं, बल्कि दोनों ही पार्टियों के लिए साख बन गया है। बीजेपी दमोह में कांग्रेस के साथ अपनों से लड़ रही है, तो टंडन के जरिए कांग्रेस फिर से दमोह जीतने का दम भर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दमोह के दंगल में किसका मंगल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो दमोह का दंगल, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले हम आपसे अपने मेहमानों से रूबरू करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय पाठक जी हैं, सत्येंद्र जैन साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन भाजपा की से जुड़े हुए हैं, और योगेश गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। विजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहूंगा। भाजपा के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि मलैया जी नाराज नहीं है, ऑल इज वेल है, आप क्या मानते हैं? मलैया जी नाराज क्यों नहीं होंगे? यहाँ पे उनका दावा, उनके लड़के का दावा था, सिद्धार्थ का। सालों से 40 साल से वो पूरा दमोह का नेतृत्व करते आ रहे थे, उनको क्यों नहीं बुरा लगेगा? निश्चित तौर पे पिछले बार ये सीट इसलिए हारी थी कि कुशमोरिया जी ने इनके वोट काटे थे। यही स्थिति अब बनेगी।
चाहे कांग्रेस ऊपर से कुछ भी कह दे, अंदर भीतरघात बहुत होगा। यही वजह है कि कांग्रेस वालों ने टीकमगढ़ और छतरपुर से कार्यकर्ताओं को बुलवा लिया है, ताकि बूथ लेवल से सारे कार्यकर्ता बाहर के रहे। बाहर के कार्यकर्ता तभी बुलाए जाते हैं जब अंदर डर हो। और कहीं ना कहीं इनके एक दो नेता भी नाराज है, जो चाहते हैं, मलैया को लेकर बहुत नाराज है। जैन समाज तो इनको वोट नहीं देंगे, भले वो कुछ भी करे। इस समय की स्थिति बहुत हालात बहुत खराब है। अभी इन्होंने कांग्रेस से टिकट से चुनाव जीता था और अब ये बीजेपी में आ गए और बीजेपी में टिकट उसको दे दिया गया। तो ये नाराजगी की बात तो है ही ना बीजेपी वालों को। सारी जिंदगी उन्होंने राजनीति में कार्यकर्ता रहे, कार्यकर्ता से नेता बने, वहां पे काम किया, उसके बाद टिकट किसी और को दे दिया। तो निश्चित तौर पे कुछ भी कह दे जयंत मलैया जी, पर ये नाराज तो है और भीतरघात तो होगा ही। सत्येंद्र साहब, मेरा जो सवाल था मैडम से, वही सवाल आगे बढ़ा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में ऑल इज वेल है क्या? जिस तरह से, जिस सहजता से आपके नेता कह रहे हैं, यानी भाजपा के नेता कह रहे हैं कि मलैया नाराज नहीं है, लेकिन जो अंदर खाने से बात आ रही है, हमारी रिपोर्ट में भी देखा आपने, तो ये है कि वहां पर एक खेमेबाजी हो रही बाहर से। जैसे मैडम ने कहा कि बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव बहुत आसान है? देखिए सक्सेना जी, आपके दर्शक भी जानते होंगे कि ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसके पहले भी अभी 27 उपचुनाव हुए थे, 28। तो 28 उपचुनावों में क्या स्थिति रही, यही परिस्थितियां कमोवेश उस समय भी थी। और आपने देखा कि इस तरह 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त हुई, क्योंकि अधिकतर सारी सीटें जो थी, जो दिवंगत प्रत्याशी उनको छोड़ दिया जाए एक दो, तो बाकी के लोग तो कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस की सीटें इतनी कम हुई और उसके बाद कांग्रेस बार बार उन्होंने जो बिकाऊ भी कहा, ये सारी चीजें की, कोशा। उसके बाद भी आप देखिए प्रभुराम चौधरी जी 65,000 वोटों के लगभग से जीते थे और हर जगह का जो अंतर रहा 50,000 वोटों से ज्यादा का रहा था। तो मुझे जिस तरीके से अभी आप दमोह की बात करें, तो दमोह का उपचुनाव में भी यही स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और जनता ने क्या है कि जनता के लिए जो ये सब लोग देवदूत साबित हुए। सिंधिया जी की साथ में जो लोग आए थे वो सभी, और ये लोधी जी भी, राहुल लोधी जी भी, ये भी मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक तरह से देवदूत हुए, क्योंकि उस समय कोई काम नहीं हो रहे थे, कुछ ना चलो हटो वाली सरकार चल रही थी। तो अब ये जो आए हैं, तो उसके बाद में परिस्थितियां बदल गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद भी दिया है, और यही दमोह के अंदर भी होगा। और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगी। और जैसा आपने कहा मलैया जी, तो देखिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जो ये चुनाव है माननीय मलैया जी के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है दमोह का, वो है भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता रहे हुए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। उन्होंने एक जो आयाम स्थापित किया है, जो माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के जो हमारे सिद्धांत है, जो जिसको हम अंत्योदय कहते हैं, अंत्योदय का सिद्धांत को अगर शब्दशः उन्होंने पालन किया अपने जीवन में, एकात्म मानववाद को पालन किया, और एक एक जन जन का उन्होंने कल्याण करने की जो भावना उनके अंदर रही है मलैया जी की, वह प्रतिपादित होती रही अनेक बार। और जिस तरीके का उनको जो स्वभाव है, वह बिल्कुल अंत्योदय की भावना को प्रतिपादित करता है, और उसी के कारण से वहाँ की जनता के बीच में उनका जो छवि है वो बनी हुई है। अब उसी के कारण देखिए, और बहुत काम किया, बहुत सेवा, और किसी निष्पक्ष होकर के सिर्फ जन कल्याण के लिए। तो मलैया जी की नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और मलैया जी जो है भारतीय जनता पार्टी का मतलब उनको पूर्ण सम्मान भी देती है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं मलैया जी हैं ही, उन्होंने हमेशा ही कहा है भाजपा का हूँ, भाजपा में ही रहूंगा, भाजपा में सब कुछ। चलिए योगेश गुप्ता जी, आपके अध्यक्ष जी, वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि ये चुनाव उपचुनाव नहीं है, ये किसी प्रत्याशी का चुनाव नहीं है, किसी पार्टी के चुनाव नहीं है, ये है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की है, किस तरह से सौदेबाजी हुई है, उसके खिलाफ चुनाव है। ये सारी बातें तो आप उपचुनाव में भी कह रहे थे, पहले भी किया था, जो परिणाम आप भी जानते हैं क्या हुआ। तो जिस तरह का कैंपेन हो रहा है, जिस तरह से बात रखी जा रही है, तो क्या अब आप दमोह की जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है अपने संबोधन में जी। उनका स्पष्ट रूप से ये मानना है, और प्रदेश की जनता भी ये मानती है कि लोकतंत्र के हत्या का जो तांडव नृत्य 2020 में रचा गया था माननीय शिवराज जी द्वारा, उसकी पराकाष्ठा पार होने के बाद 28 उपचुनाव के बाद राहुल लोधी का इस्तीफा देना लोगों को हजम कहीं से नहीं होता। सरकार बन चुकी थी शिवराज जी की,
तत्पश्चात उन्होंने रिजाइन किया दमोह सीट से। मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज 15-16 साल में शिवराज जी नहीं दे पाए अपने शासन में दमोह को, पिछले 1 साल में नहीं दे पाए, तो क्या आगे देंगे? तो दमोह की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। माननीय जयंत मलैया मात्र 300-400 वोटों से पिछले चुनाव में 2018 के विधानसभा चुनाव में पराजित हुए थे। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मर्यादाओं के अनुपालन करने वाले मलैया जी, और खास तौर से जो उनका बेटा है सिद्धार्थ मलैया, वो बहुत ज्यादा नाराज है, गहरा असंतोष है। दमोह में दो जो जातिगण समीकरण है वो लोधी वर्सेस जैन और ओबीसी का है। जी। तो निश्चित रूप से ये समीकरण बिगाड़ने का काम मलैया परिवार करेगा, जिसका एक सीधा लाभ तो कांग्रेस को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात। गुप्ता जी, दूसरी बात, जो राहुल लोधी को दमोह की जनता ने हाथ के पंजे के चुनाव निशान पर जिताकर भेजा था। राहुल लोधी का व्यक्तिगत कोई छवि नहीं थी, जो वो दोबारा गद्दारी करने के बाद और चुनाव मैदान में उतर गए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और जीत के सपने देख रहे हैं। योगेश जी मेरा सवाल है, अवसरवादिता की राजनीति है, जो अवसरवादिता की राजनीति है, तो इसको जनता सबक सिखाएगी। पिछले 28 उपचुनाव में भी ग्वालियर चंबल संभाग में 9 सीटें हमारी निकल कर आई है सिंधिया जी के पंजे से मुक्त होकर। योगेश जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ ग्वालियर चंबल की संभाग की जनता ने गद्दारों को सबक सिखाया था, योगेश जी दमोह की जनता भी सबक सिखाई। योगेश जी, मेरा एक सवाल है, आप जो जातिगत बात कर रहे हैं वहां पर लोधी बाहुल्य है, उसके बाद ओबीसी पटेल हैं, आपके वहां से सांसद है प्रहलाद पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित हैं, और राहुल लोधी खुद लोधी हैं और प्रत्याशी हैं भाजपा के। जैन आप जो करें वो 3 से 4थे नंबर पे है, वहां पे बहुतायत। आप इस समीकरण से कैसे आप पार्टी को आगे रखने की बात कर रहे हैं? देखिए अनूप जी, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ जी, जो दमोह विधानसभा चुनाव के जो भी नतीजे पिछले 25-30 सालों के अगर आप उठा के देखेंगे जी, तो जीत हार का अंतर 4-5 हजार वोटों का ही रहा है जी। तो इतने मतदाता तो मलैया जी के उसमें समीकरण में फिट बैठते जी जी, है ना। तो ये तो बात मेरी साबित होती है कि मलैया जी भीतर घात करेंगे। उनका बेटे ने पूरी तैयारी कर ली है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी दम पर दमोह का चुनाव लड़ने जा रही है, और उसी के मद्देनजर दमोह से रिलेटेड जितने भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है हाल ही में, हमारा प्रत्याशी जो अजय टंडन जी है वो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में, और पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत कम मतों से पराजित हुए थे। निश्चित रूप से कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि दमोह की सीट हम इस उपचुनाव में निकालेंगे। चलिए जैन साहब, सवाल जो आपने कहा, योगेश जी ने कहा कि, और ये लाजमी है ये सवाल कि 15 साल आपकी सरकार रही, तब मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? अब उपचुनाव होता है और आप मेडिकल कॉलेज के बेस पर आप आधार, आपके नेता कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज नहीं बना, इसलिए राहुल लोधी कांग्रेस को त्याग करके भाजपा में शामिल हो गए। तो भाई साहब, जब पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तब आपके नेताओं ने क्यों नहीं वहां पे मेडिकल कॉलेज किया? जयंत मलैया ने तब मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुलवाया? वहां पे कई लंबे मंत्री रहे, कद्दावर मंत्री रहे हैं, तब को मंत्री रहे। जी देखिए सक्सेना जी, विकास जो मेडिकल कॉलेज की बात है तो आप देख लीजिए कि पहले की सरकार, जब कांग्रेस की सरकारें नहीं, तब कितने मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और आज कितने हैं आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से जो चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे रोड हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर जो आधारभूत जो संरचना है, आधार इंफ्रा फैसिलिटीज बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय शिवराज जी ने किया हुआ है। और वही बात, जितने सारे कॉलेज हैं, चाहे वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज हो, तो अभी कांग्रेस इसका श्रेय कैसे ले सकती है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज उन्होंने खुलवाया या विदिशा? ऐसे दमोह में सही बात है। अब देखिए वो उनका बात इसीलिए उनको बुरा लगा क्योंकि 12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो छिंदवाड़ा को दे दिया गया, हर चीज छिंदवाड़ा में खुलने वाली रहती थी। तो ये तो बिल्कुल अन्याय है ना दूसरे जिलों के साथ में। मध्य प्रदेश में सिर्फ अकेला छिंदवाड़ा जिला नहीं आता ना मध्य प्रदेश में। और तो यही जो जिस तरीके से जो मुखिया कमलनाथ जी थे जब कांग्रेस की तरफ से, तब ये इस तरीके का काम नहीं हुआ। उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की तरफ फोकस किया, उससे दूसरे प्रदेश की जनता वो तो परेशान रही और वही बात निकल के आई। अब देखिए माननीय शिवराज जी ने कहा है और घोषणा भी हो चुकी है, बहुत सारी जगह कितने कॉलेज अभी और खुलने वाले हैं। लेकिन आप देखिए, मेरा जो सवाल उसका जवाब नहीं आ रहा है। मेरा सवाल ये है कि 15 साल आपकी सरकार रही,
आपके वरिष्ठ नेता जो ये बात कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज नहीं बनने के कारण कांग्रेस ने मांग नहीं मानी, इसलिए राहुल लोधी बीजेपी में आ गए, शामिल हो गए। 15 साल आपकी सरकार, तब आपने क्यों नहीं बनाया? तब आपने क्यों नहीं आधार रखे? कई आपके कार्यकाल में कई जगह, छतरपुर में बना, कई जगह घोषणाएं हुई, दमोह में क्यों नहीं? ऐसा है कि अभी मांग उठी है क्या? ये मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग तो बहुत पुरानी है ना दमोह वालों की। नहीं, बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखिए, दमोह जैसे है बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, तो जब बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें सिर्फ सागर के लोगों का ही इलाज होता है, उसमें वो सारे पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं और इलाज होता है। देखिए, छतरपुर के जो मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, आपको याद होगा, छतरपुर मेडिकल कॉलेज को बंद करवा के कमलनाथ जी छिंदवाड़ा लेके चले गए उसको। तो कितना बड़ा अन्याय वहाँ की बुंदेलखंड की जनता से हुआ। तो दमोह के लोगों को भी इसका दुख है। और ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने में जो कुशासन रहा, उसके बाद ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये अभी फिर से उनको राहुल लोधी जी को बताया भी था और उसके बाद हो गई, घोषणा भी कर दी गई कि वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज खोलना है। तो हर जगह, और मैं तो मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी का सपना है और ये उस लक्ष्य को लेकर चल भी रहे हैं कि हर जिले के अंदर, देश के अंदर जितने भी जिले हों, ये जरूरी नहीं कि वो भाजपा की सरकार है जहाँ पे हों, जहाँ पर भाजपा की सरकारें नहीं भी हैं, उन सारे राज्यों के अंदर जितने भी जिले हैं, सब जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अगर तभी तो हम ऐसे वर्ल्ड क्लास का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की मोदी सरकार का लक्ष्य है। और मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए, उसी को प्रतिपादित करने का काम शिवराज जी ने किया है। जहां गिनती में 2-4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज हमारे मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो चलने वाले मेडिकल कॉलेज हैं वो भी बहुत सारे हो गए हैं। आप देखिए तो कितना बड़ा अंतर करके लेके आए हैं। और ये आपने सही विषय उठाया कि चाहे मेडिकल कॉलेज अकेला नहीं, हर तरीके का, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की व्यवस्था, बिजली, पानी, ये सब हर चीज, हर व्यवस्था को जो है देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बीना उठाया है। उसी के कारण से तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और देखिए, जहां बजट जो हुआ करता था, बजट कितना 18,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। हमारी सरकार ने ही, माननीय शिवराज जी ने और वित्त मंत्री मल्लैया जी थे, उनके कुशल प्रबंधन का ही हमें प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने कैसे उसको 2 लाख करोड़ का बजट कर दिया, कैसे जो रेवेन्यू बढ़ा दिया। में मेडिकल कॉलेज भूल गए। मैं मैडम के पास जाने से पहले योगेश जी आपसे पूछूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपकी सरकार 15 महीने कुछ नहीं किया। आपने, आप सोच ही नहीं रहे हैं देश को कैसे मजबूत बनाना, इस दिशा में आपकी सोच ही नहीं है। मैं जवाब दूं? आपसे ही सवाल है जी। बड़ा ही हास्यास्पद बयान है मेरे मित्र सत्येंद्र जैन का। 70 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया था, मोदी जी आज उसी को बेचकर अपनी सरकार चला रहे हैं। वरना सिर्फ शौचालय बेचते। इन्होंने 7 साल में किया क्या है? जितने सार्वजनिक उपक्रम, जितने IIT, जितने एम्स कांग्रेस सरकारों ने दिए हैं देश को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ब्रिज, जो डैम बना के दिए, जो एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाए थे, वो सारी चीजें आज नरेंद्र मोदी जी एक के बाद एक बेच रहे हैं। खड़ा कुछ भी नहीं किया इन्होंने 7 साल। जी। तो ये इनके बयान का मैं जवाब है। ये मतलब ये सब साबित करता है। अभी 100 उपक्रम और बेचने की लिस्ट मोदी जी के पास तैयार है। तो इन्होंने देश में कुछ नहीं बनाया है। आयुष्मान के नाम पर जनता को मूर्ख बनाया है। उज्ज्वला योजना के नाम पर जनता को मूर्ख बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल वीडियो चल रहे हैं, वो महिला जिसके साथ विज्ञापन दिया उसको घर ही नहीं मिला। 10,000 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हुआ है, केक की रिपोर्ट है। तो ये सारे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी 7 साल में मोदी जी ने। और रही बात मध्य प्रदेश की घोषणाओं की, तो घोषणावीर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। 25,000 से झूठी घोषणाएं पहले कर चुके हैं। 1 साल में 4,000 घोषणाएं अभी कर चुके हैं। उनका मुंह चलाना, उनको कहने में क्या जा रहा है? योगेश जी, एक वादा और एक घोषणा आपने भी की थी, आपके मुखिया ने की थी कि किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी, लेकिन उससे किसान संतुष्ट नहीं है। इस पे मैं आपसे बाद में आऊंगा। पहले मैं विजय मैडम के पास बात जाना चाहता हूँ। गुप्ता जी, 1 मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। मैं मैम के पास जाऊंगा। 27 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ किए हैं। जी। विधानसभा में कमल पटेल जी ने स्वीकार किया है। जी, ये 2 लाख करोड़, 2 लाख किसने किया साहब? 2 लाख का जिसका कर्ज माफ किया वो बता दो योगेश जी। किसानों का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ किया है।
ये कपोल कल्पित है। 2 लाख का ऐसा एक किसान बता दीजिए, मैं कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि 2 लाख रुपए का कर्ज करने वाला कौन से किसान का नाम बता दीजिए। 56 करोड़ का 10 दिन में तो आप मुख्यमंत्री बदलने वाले थे, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले थे। विजय जी, मेरा सवाल ये, योगेश जी मैं फिर आऊंगा आपके पास, समय है अभी। योगेश जी, विजय जी से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, ये उपचुनाव है, आपने देखा सुना भी है कि ये साख का चुनाव है, जीत हार के ज्यादा पार्टियां अपनी साख पर बात कर रही हैं, तो क्या वाकई में ये साख, और फिर किसकी साख है, ये किसकी साख दांव पर लगी हुई है? असल में क्या है कि ये अभी अब बात हो रही उपचुनाव की जी। हर वक्त प्रत्याशी पार्टियों के नाम पे नहीं जीतते जी। जो जीते हैं उनकी अपनी स्थिति भी बहुत अच्छी थी। जी जी। जो भी जीतता है अधिकतर 40% वोट तो उसके खुद के होते, परंतु लोधी जो है उनका अपना व्यक्तित्व और अपना, तब वो कमलनाथ के इससे जीते थे क्योंकि तब भी भीतरघात हुई थी जब जयंत मल्लैया जी के साथ, और आज भी वो जो खड़े हैं उनका अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं है। अब बीजेपी कितना दाव लगाती है, कितना भीतरघात को रोकती है, ये सबसे बड़ी बात ये है। टंडन उनके मुकाबले में अच्छे प्रत्याशी है। राहुल लोधी का नाम बहुत अच्छा नहीं है। अब ये अलग बात है, मैंने कहा था ना, पार्टी में सिर्फ ये नहीं कि पार्टियों के नाम पे सब जीत जाते, जो भी जीते हैं कांग्रेस से भाजपा में आकर उनका अपना भी काम था, वो जिनका काम था वही जीते थे। पार्टी के वोट तो अपनी जगह रहते ही है। लेकिन मैडम, राहुल लोधी ने ही जयंत मल्लैया जैसे मजबूत किले को ढाया था। आप कह रहे हैं कि कोई अपनी उनकी साख, अगर साख नहीं होती तो वो कैसे राहुल लोधी को कांग्रेस के पूरा का पूरा कांग्रेस झोंक दिया था, और उस समय पे बीजेपी वालों ने बहुत भीतरघात की थी। जो उनके खिलाफ जो बीजेपी वाले स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े हो गए थे, क्या नाम था उनका, अभी अपन नाम ले रहे थे उनका, वो खड़े हो गए थे बीजेपी के, उनको टिकट नहीं दिया था तो उन्होंने काफी वोट काटे थे उनसे, इसके कारण जयंत मल्लैया हार गए थे। तो ये सिर्फ अपने वोटों के भरोसे नहीं जीते, ये भीतरघात के वोटों से जीते। और आज भी अगर भाजपा की यहाँ भीतरघात हो गई, निश्चित तौर पे जयंत मल्लैया और सिद्धार्थ मल्लैया का अच्छे कैंडिडेट थे। जी सत्येंद्र जी, आपने कहा, मैडम आपने सुना है, उनका ये कहना है कि जो पिछली बार भी भीतरघात हुई थी उससे जयंत मल्लैया हार गए थे, और इस बार भी ऐसा है कि राहुल को लेकर संतुष्ट नहीं है। जो भी है भारतीय जनता पार्टी की साख पर चुनाव हो रहा है, तो आपका क्या मानना है? क्या ये राहुल लोधी के बेस पर चुनाव जीत रहे हैं या पार्टी पूरा अपना पुरजोर कोशिश करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस समय, आप स्वयं भी कह रहे हैं और सभी ना हमारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आदरणीय दीदी विजया जी ने भी बताया कि जो कुसमारिया जी थे वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सब कुछ दिया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी से बागी हो गए थे। जी। और कहीं ना कहीं उसका जो है हमें भोगना पड़ा था, हमारा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ी थी उसकी हार। हाँ, लेकिन पहले तो भारतीय जनता पार्टी में ही थे, जब उनको टिकट नहीं दिया गया था तो फिर वो कांग्रेस में चले गए थे। और उसी के बाद वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का नुकसान उन्होंने किया था, और जिसके कारण से भारतीय दमोह की बात हो या पथरिया की बात हो, तो दोनों जगह सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। अब चूंकि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, मल्लैया जी का जो चेहरा है, मल्लैया जी का जो ऑरा है, वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ देगा ही देगा। जिस तरीके से माननीय वी.डी. शर्मा जी ने भी कहा है, माननीय शिवराज जी ने भी कहा है, और जैसे ही कि देखिए अभी आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, तो फरवरी में ही के महीने में ही अब दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला माननीय शिवराज जी ने घोषणा भी कर दी थी, और उसके पेपर वर्क शुरू भी हो गया, आदेश भी उसके जारी कर दिए गए थे। तो बहुत जल्दी हम वहाँ पर मेडिकल कॉलेज देखेंगे, और मेरा तो एक सपना ये भी है कि इसको आरोप प्रत्यारोप में ना करेंगे, पूरे देश के अंदर जितने भी जिले हैं उन हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, और ये मोदी जी की सरकार के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ कह रहे हैं, बोलिए योगी जी। जी अनूप जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सपने काफी देखते हैं और जनता को भी दिखाते हैं। सपनों के सौदागर है दरअसल ये लोग, जी कहते ही बातें ही बातें, यथार्थ में कुछ भी नहीं है। 7 साल में मोदी जी ने देश के लिए जनहित से जुड़े कोई 7 काम किए हो तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई ऐसे 7 काम बताएं जो देश में जनता से जुड़े हुए काम किए हो। सारे जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लाती है उसमें बीजेपी के नेताओं का, उद्योगपतियों का लाभ कैसे हो, उनको फायदा कैसे पहुंचाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की भरसक कोशिश रहती है। कृषि आधारित हमारा देश है भारत, उस कृषि आधारित देश की अर्थव्यवस्था को कृषकों को तोड़कर उनकी रीढ़ की हड्डी पर वार कर
मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने चले। चलिए बताइए संभव है क्या ये बात? योगेश जी, मेरा आपसे एक अंतिम सवाल आपसे। 130 दिन से किसान बैठा हुआ है दिल्ली में, 140 दिन से। मोदी जी उससे बात नहीं करेंगे। चलिए आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, इंडिया बनाएंगे। योगेश जी मेरे एक अंतिम सवाल ये है कि उपचुनाव हो रहे हैं, एक मिनट, उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने हैं और जनता भी जानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इस चुनाव के परिणाम से सरकार को कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। तो जनता चाहती है कि अगर सरकार तो विकास होगा ही, विकास के काम होंगे। ऐसी स्थितियों में जब आप विपक्ष में बैठे हैं तो जनता को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे कि नहीं हमें जिताएंगे, विपक्ष में रहकर हम विकास का काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल अनूप जी आपने सही फरमाया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आदरणीय विजया जी की बात से भी काफी हद तक सहमत हूँ। आज माननीय कमलनाथ जी ने दमोह की जनता से यही विनम्र निवेदन किया है हाथ जोड़कर कि लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन किया जा रहा है, जो युवाओं को पिछले 15-16 साल में भारतीय जनता पार्टी ना व्यवसाय दे सकी, ना रोजगार दे सकी। 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश में हैं। अभी हाल ही सर्वे में निकल कर आया है मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल में। तो ये सब दमोहवासी भी जानते हैं और यकीनन दमोह का चुनाव जो होने वाला है वो वहां की स्थानीय समस्याओं को लेकर होने वाला है। स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे और 16 साल का रिजल्ट दमोह की जनता के पास है। जयंत मलैया जैसे कद्दावर नेता वहां से मंत्री रहे, सालों रहे, वित्त मंत्रालय जैसा बाहर संभाला, उसके बावजूद भी आज दमोह पिछड़े जिलों में आता है। जी बिल्कुल। सत्येंद्र जी, बहुत जल्दी से आप बताइए, वो अभी भी पिछड़ा हुआ है, कैसे इसको जनता को ऐसे कैसे संतुष्ट करेंगे कि आपकी बात जीते तो आगे कर देंगे? बहुत जल्दी संक्षेप में बताइए। जल्दी। देखिए अनूप जी, दमोह की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले का हमेशा बहुत अच्छा काम किया हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय शिवराज जी की पहले की सरकारों ने, और अभी भी कर रहे हैं। और दमोह की और मध्य प्रदेश की जनता और साथ साथ दमोह की जनता का जो हर तरीके से जो उत्थान करने का काम किया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और निसंदेह देखिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 50,000 से ज्यादा वोटों से माननीय राहुल लोधी जी विजय प्राप्त करेंगे। और ये जिस तरीके का ये सब कांग्रेस आरोप कर लगाती रहती है, ये सारे के सारे फुस हो चुके हैं, इनकी हवा निकल चुकी है। पहले के उपचुनाव में आपने देखा हुआ है, यही आगे भी होने वाला है। आपने दोनों नेताओं की बात सुनी, अंतिम टिप्पणी चाहता हूं आपसे। बस ये है कि अगर इस चुनाव में अगर भीतरघात हुआ और निश्चित तौर पे जयंत मलैया जी दिल से अगर काम किया और उसके साथ साथ गोपाल भार्गव भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इनकी जो अवहेलना निश्चित तौर पे होती जा रही है, तो इसका भी कहीं ना कहीं नुकसान उठा सकते हैं अंदर के अंदर। अगर भीतरघात हुआ तो कुछ नहीं कह सकते, कांग्रेस भी जीत सकती है, क्योंकि जो वो प्रत्याशी है वो खुद स्वयं में अपने दम पे नहीं है, वो पार्टी के दम पे प्रत्याशी है। अब ये कितना पार्टी दम लगाती है और कितना, जयंत मलैया का बहुत बड़ा प्रभाव है। सिद्धार्थ मलैया को टिकट नहीं दिया, ये बहुत गलत हुआ है। निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा चेहरा है। शिवराज सिंह चौहान खुद हैं, प्रहलाद पटेल जी भी हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, कांग्रेस ने भी अपने पूरी ताकत कर दी है। लेकिन जनता इन दोनों नेताओं में किसको प्राथमिकता देगी ये आने वाला समय बताएगा। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।